यूपी बोर्ड हाई स्कूल के बच्चे जो हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, जिनको लग रहा है डर अब समय बहुत कम है तो क्या होगा, नंबर अच्छे आएंगे या फेल हो जाएंगे, अगर ऐसे डर आपको महसूस हो रहा है तो आप इस वीडियो को देखिए, इस लेक्चर को देखिए। एक शॉर्ट में जो है पूरा आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पूरा हो जाएगा। बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं। रासायनिक अभिक्रियाएं चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, ये बच्चा जानता है? रासायनिक अभिक्रियाएं उसे कहते हैं जब दो अभिकारक मिलकर किसी नए उत्पाद का निर्माण कर दें, या फिर कई चीजें जो है आपस में मिले और नए उत्पाद का निर्माण हो जाए, मतलब उनकी अवस्थाओं में, पदार्थों की अवस्थाओं में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उनको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, पहले आप समराइज कर लीजिए। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना पड़ना है। इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, जिनमें आप संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे, उपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे और रिडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसके अलावा संक्षारण क्या है और विकृत ग्रंथिता क्या है, इतनी चीजें पढ़ लेंगे हम लोग तो ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन, संतुलन कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलित की जाती हैं, इनके बारे में बात करें तो इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अगर ये तीर ऐसे लगी हुई है, नहीं चल रहा, रिकॉर्डिंग चल रही, ये तीर लगी हुई है, इसकी जो है बाएं साइड है, यहाँ पर बाएं साइड क्या लिखे हुए होते हैं, अभिकारक लिखे हुए होते हैं, और दाहिने साइड क्या लिखे होते हैं, उत्पाद लिखे होते हैं। इतने तो बात सबको पता ही होगी, ठीक। अब यहाँ पर एक आसान सा उदाहरण लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक आसान सा उदाहरण लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। अब ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है, ये है राइट हैंड साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जैसे लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कह रहे थे, अभिकारक कह रहे थे, और राइट हैंड साइड को क्या कह रहे थे, उत्पाद कह रहे थे, ठीक है। यहाँ पर कहीं कहीं पर आप लोगों को ये तीर ऐसे दिखेगी और कहीं कहीं पर आपको ये तीर ऐसे भी देखने को मिलेगी। तो ये तीर अगर ऐसे दिख रही है तो ये तीर जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की पहचान है। मतलब यहाँ पर जो अभिकारक बने हुए हैं, अभिकारक से जो उत्पाद बन रहा है, उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बन पाएगा। और अगर ऐसे आपको निशान दिखते हैं तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया के निशान है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये है कि अभिकारक से उत्पाद बनेगा और उत्पाद से पुनः क्या बन जाएगा, अभिकारक बन जाएगा। जैसे हम लोग अगर उदाहरण लें, हमारे घरों में दूध से दही बनाई जाती है। क्या दूध से दही बनाई जाती है? तो दूध से, दही से दूध बनाया जा सकता है? नहीं बनाया सकता। इसका मतलब क्या है, एक ही दिशा में ये अभिक्रिया हो रही है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया ना होकर ये क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। लेकिन हम लोग देखें अपने घरों में कि पानी है, पानी को जब फ्रीज कर देते हो तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। और बर्फ को फिर आप बाहर रख देते हो या टेम्परेचर देकर देना शुरू कर देते हो तो क्या होना शुरू हो जाता है, फिर से पिघलना शुरू हो जाता है। मतलब पानी बर्फ में परिवर्तित हुआ और बर्फ इसमें परिवर्तित हो गया, पानी में परिवर्तित हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है और उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो जा रहा है। तो ये आप सीख गए होंगे, ठीक है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखें कि मैग्नीशियम दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। मैग्नीशियम का अगर परमाणु द्रव्यमान कहें कि परमाणु द्रव्यमान कितना है, परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 24, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16, 2 मॉलिक्यूल्स है तो 32, और यहाँ पर ये फिर से 24 + 16, और 32 और 24 को आप ऐड करो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 3 2 5, 66, और यहाँ पर 16 और 24 को ऐड करो 40, 6 4 10, 2 1 3 और 1 4, 40। मतलब आप देख रहे हैं कि जो बाएं साइड और दाहिने साइड जो
मॉलिक्यूलर वेट का योग है, द्रव्यमान का योग है, वो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। और जब ऐसी अभिक्रियाएं लिखी हो कि उसके लेफ्ट हैंड साइड अर्थात अभिकारक और राइट हैंड साइड, यहाँ पर हाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 54 यहाँ पर लिखा होना चाहिए, 4 2 6 और 3 2 8 56। आपको यहाँ पर इसके लिए सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे कि 56 माई साइड है और 40 दाहिने साइड। ठीक, तो द्रव्यमान जो है बराबर नहीं है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम उन्होंने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में उन्होंने बताया था कि जो द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उनके क्या किए जा सकते हैं, रूपों को बदले जा सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को साइंटिस्ट का नाम याद है, अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वो कमेंट जरूर करेंगे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि जब द्रव्यमान बराबर नहीं है तो इन्हीं द्रव्यमानों को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को, समीकरण को संतुलित कर रहे हैं कि दोनों तरफ का द्रव्यमान क्या हो जाए, बराबर। तो उसके लिए आपके सिलेबस में जो दिया गया है, हिट एंड ट्रायल मेथड दिया गया है। हिट एंड ट्रायल मेथड जब आप 12th में जाएंगे तो वहां पर आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा समीकरण को संतुलित करना सिखाया जाएगा, जब और इसके अलावा ऑक्सीकरण विधि के द्वारा किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाया जाएगा। जो आपके कोर्स में है हिट एंड ट्रायल मेथड है, उस हिट एंड ट्रायल मेथड को कई चरण में हम लोग देखेंगे। तो अगर यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, चरण नंबर फर्स्ट है या स्टेप नंबर फर्स्ट है, इस स्टेप फर्स्ट में जितने भी आपको अभिकारक और उत्पाद लिखे हुए हैं उनको आप क्या कर देते हैं, एक बड़े बॉक्स में लिख देते हैं। बड़े बॉक्स में पहला स्टेप है ये आपका, इस बड़े बॉक्स में लिख देते हैं। स्टेप नंबर 2 में आप जो है परमाणु, कौन कौन से परमाणु यूज किए गए हैं, परमाणु की संख्या लेफ्ट हैंड साइड और परमाणुओं की संख्या राइट हैंड साइड में लिखना पड़ेगा आपको। तो देखेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की लेफ्ट हैंड साइड में संख्या कितनी है, 1 है। राइट हैंड साइड में संख्या कितनी है, राइट हैंड साइड में संख्या कितनी है, 1 है ना। इसी प्रकार से अगर ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2 है, और राइट हैंड साइड में कितना है, 1 है। इस तरीके से स्टेप नंबर 2 में आप क्या बना लेंगे, सारणी बना लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैग्नीशियम की संख्या 1 दोनों तरफ है, यहाँ पर बैलेंस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है, 2 है। तो अब यहाँ पर 2 लाना है तो यहाँ पर हम क्या कर दें, 2 से गुणा कर देंगे। तो मैग्नीशियम अगले स्टेप में लिखेंगे, यहाँ पर जब आप मैग्नीशियम राइट हैंड साइड में 2 से गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्टेप नंबर 3 में लिखते हैं। स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 है, यहाँ पर आप ऐसे मैग्नीशियम लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन भी लिखा हुआ है, और राइट हैंड साइड में आपने क्या कहा कि हम मैग्नीशियम के सामने 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से जब हमने गुणा कर दिया तो देखने को यह मिल रहा है कि मैग्नीशियम की संख्या 2 हो गई राइट साइड में, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। और यही हम देख भी रहे थे कि ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितने हैं, 2। ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम बैलेंस नहीं हुआ है। तो स्टेप नंबर 3 में ऐसे लिखने के बाद उसके बाद आप लिखेंगे कि जो है स्टेप नंबर 3 में हमें दिख रहा है कि मैग्नीशियम राइट साइड में 2 हो गया है, लेकिन लेफ्ट साइड में उसकी संख्या 1 ही है। अतः लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम के सामने आप किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा कर देंगे आप लोग, तो स्टेप नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा, स्टेप नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा कि ये मैग्नीशियम है और इसके सामने आपने 2 से गुणा करा है, और ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 से आपने गुणा किया था, ये इस तरीके से। तो अब मैग्नीशियम की संख्या भी कितनी हो गई, 2 हो गई। ऑक्सीजन 2 है ही है यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैग्नीशियम कितने हो गए, 2 हो गए, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देख लेते हैं क्या दोनों तरफ इनके द्रव्यमान बराबर है। अगर द्रव्यमान बराबर है तो ये रासायनिक समीकरण हमारा क्या है, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 24 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना है 16 गुणे 2 हो जाएगा, और इधर क्या है 2, और ये मैग्नीशियम के लिए 24, और ऑक्सीजन कितना है 16। तो यहाँ पर अब 24 दूना 48 और 16 दूना 32, और यहाँ पर 16 और 24 कितने हो जाएंगे, अभी आप लोगों ने कहा 40, और 2 बाहर है तो ये 40। अब यहाँ पर आप इसको जोड़ें,
जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कितना, लेफ्ट हैंड साइड में 80 मिलेगा और राइट हैंड साइड में भी क्या मिल जाएगा, आपको 80 मिल जाएगा। तो अब दोनों तरफ के मॉलिक्यूलर वेट्स क्या हो गए, आपके बराबर हो गए। अब इसका मतलब ये रासायनिक रूप से क्या है, समीकरण हमारा संतुलित है। तो इस तरीके से आप इस समीकरण, किसी भी समीकरण को लेफ्ट हैंड राइट साइड दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, बराबर करके किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी अवस्थाओं को भी आप लिखिएगा पेपर में कि मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में पाया गया, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में पाए गए। गैसियस फॉर्म के लिए आप क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। मैग्नीशियम फॉर्म के लिए सॉलिड फॉर्म में अगर ये है तो एस लिख देंगे। ये जो है आपको सॉलिड फॉर्म में अगर मिल रहा है, राख के रूप में मिलता है, व्हाइट, जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो व्हाइट धुआं निकलता है और राख के रूप में जो है ये रिबन नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसकी अवस्थाओं के बारे में भी लिख सकते हैं। तो आपको कहीं भी आप जब पढ़ें एस लिखा दिखे तो इसका मतलब वो क्या है, सॉलिड अवस्था है। जी लिखा दिखे तो वो कौन सी अवस्था है, गैसीय अवस्था है। इसके अलावा अगर आपको कहीं कहीं पर ए क्यू लिखा दिखाई देगा तो इसका मतलब वो कौन सी अवस्था है, एक्वस अवस्था है। इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब आप लोग इस पर एक्सरसाइज करिएगा। अगर ये आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप कॉपी पेन उड़ा लीजिए और चीजों को नोट करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद अगर समीकरण की बात करें कि आपको कितने समीकरण पढ़ने हैं, समीकरणों की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। पहले अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? संयोजन अभिक्रियाएं अभी मैंने क्या बताया कि अभिकारक की पहचान करवाई और उत्पाद की पहचान करवाई। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभी जो यहाँ पर आप देखो, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रही है, तो ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो क्या है, अभिकारक है और मिलकर क्या कर रहे हैं, वो एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना रहा है ना, यही तो पढ़े हो, 2MgO, सॉरी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि दो अभिकारक मिलकर क्या कर रहे हैं, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरीके से आप अगर सल्फर प्लस ऑक्सीजन इन दोनों को लिख दो तो क्या मिल जाएगा, SO2 गैस बन जाएगी। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। क्लियर हो गया? ऐसे ही अगर बात करें, फिर से एक बार दूसरी रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करें, एकल उत्पाद का निर्माण करें, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद अगर करें वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन। वियोजन अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं क्या होती हैं। वियोजन अभिक्रियाओं की बात करें तो यहां पर क्या होगा कि अगर कोई एकल उत्पाद है, सॉरी एकल अभिकारक है, वो टूटकर दो या दो से अधिक अभिकारक उत्पादों का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिए, एक अभिकारक है, वो अभिकारक टूटकर क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। मतलब यहां पर अगर हम उदाहरण ले लें तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूटेगा, वियोजित होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। अभिकारक की संख्या कितनी, एक, उत्पाद की संख्या कितनी, दो, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर एक उदाहरण और भी ले रहे हैं, PCl3, अगर ये टूटेगा तो यहाँ पर PCl5 है, ये टूट कर क्या बनाएगा, PCl3 और Cl2 का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि अभिकारक की संख्या कितनी है, एक, और उत्पाद कितने बन रहे हैं, दो। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। टूटना, वियोजन अभिक्रिया को के बाद अगर हम लोग बात करें कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करें तो यहां पर आप लोगों को याद रखना होगा कि जो निम्न क्रियाशील धातुएं होती हैं वो उच्च क्रियाशील धातुओं के से क्या हो जाती हैं, विस्थापित हो जाती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। अब कौन सी तत्व निम्न क्रियाशील होते हैं, कौन से अधिक क्रियाशील होते हैं, जब आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया जाएगा धातु अधातु, तो वहां पर बताया जाएगा
कि कौन सी तत्व ज्यादा क्रियाशील है और कौन से तत्व निम्न क्रियाशील है। तो यहाँ पर एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कॉपर सल्फेट और ये आयरन की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, विस्थापित करके क्या करेगा, यहाँ पर FeSO4 बना लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब आयरन क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है और ये कॉपर क्या है, निम्न क्रियाशील धातु है। और ये आयरन क्या कर रहा है, इसको विस्थापित कर दे रहा है और इसके स्थान पर आ जा रहा है। तो इस तरीके की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरीके से अगर दूसरा उदाहरण हम लोग ले लें, जैसे यहाँ पर लिखा है कॉपर सल्फेट लिखा है और यहाँ पर इसकी अभिक्रिया जिंक से करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, कोई बच्चा बताए। जिंक सल्फेट बन जाएगा और क्या बन जाएगा, CO, कॉपर विस्थापित हो जाएगा। तो इस तरीके की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद जो अभिक्रिया आती है आपके सिलेबस में है उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करें, यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करें, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपको देखने को मिलेगा कि विस्थापन कितनी बार हो, नाम से ही है 2 बार हो। तो ऐसे अभिक्रियाएं जिनमें विस्थापन कितनी बार हो, 2 बार हो, ऐसे अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर यहाँ पर आयनों की क्या होती है, अदला बदली होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों की अदला बदली होती है उनको हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। जैसे AgNO3 रिएक्शन कर रहा है, किससे कर रहा है, NaCl से कर रहा है। तो NaCl से रिएक्शन करने पर देखने को मिल रहा है कि ये NaAg को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, विस्थापित कर देगा और खुद उसकी जगह पर स्थान ले लेगा और Ag Na की जगह पर स्थान ले लेगा। मतलब यहाँ पर NaNO3 बन जाएगा और AgCl बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पर एक अभिक्रिया आपको और देखने को मिलेगी, Na2SO4 प्लस BaCl2। यहाँ पर ये Na किसको रिप्लेस करेगा, Bo को रिप्लेस कर देगा। Bo को रिप्लेस करने के बाद क्या बना देगा, ये यहाँ पर BaSO4 बना देगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा। अब यहाँ पर सोडियम की संख्या कितनी है, 2, यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, 2 Cl2 2 थे तो बैलेंस हो गया। Ba की संख्या कितनी थी, 1 यहाँ पर S कितने थे, 1 थे। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 थे, 4 है। मतलब दोनों साइड क्या है, संख्या बराबर है। तो जब संख्या बराबर है तो जाहिर सी बात है इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट होंगे वो कितने, वो भी बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे। तो इस तरीके से हमारा ये संतुलित समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये 4 अभिक्रियाएं आपने पढ़ी, एक संयोजन अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया और एक वियोजन अभिक्रिया भी आपने पढ़ी है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन, इन चारों अभिक्रियाओं में से बोर्ड की परीक्षा में से कभी खाली नहीं रहेगा, जरूर से जरूर आएगा। और मैंने आसान से उदाहरण आप लोगों को लिखवाए हैं, याद कर लीजिएगा, ये बोर्ड पेपर में जरूर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन किसी भी तत्व से जुड़ता है, या ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जस्ट इसका उल्टा हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, या फिर धनात्मक तत्वों का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके तो अभी यहाँ पर आपने उदाहरण भी देखा था, जैसे यहाँ पर आपने देखा था मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा था, 2Mg प्लस O2 गिव्स आउट क्या था, 2MgO। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ये एक प्रकार की क्या अभिक्रिया है, ये एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया में बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन ऋणात्मक तत्व आप क्या लिखेंगे, ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ये ज्यादा अच्छा आंसर होगा। इसके बाद अगर अपचयन की बात करें तो अपचयन अभिक्रिया के बारे में यहाँ पर ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है वो इस बात को ध्यान से लिख लें, सुन लें ध्यान से कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है, उपचयन के नाम से जानी जाती है। अपचयन अभिक्रियाओं में मैंने आपको क्या बताया कि ऑक्सीजन क्या हो वहां से निकले, तो ऐसी अभिक्रिया जहां पर ऑक्सीजन निकले वो क्या कहलाती है, वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। या ऋणात्मक तत्वों का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जिस भी पदार्थ का
ऑक्सीकरण हो रहा होता है वो अपचयक पदार्थ कहलाता है, और जिसका अपचयन हो रहा होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ये आगे चलकर आपको काम आएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि संक्षारण क्या है, संक्षारण के उदाहरण क्या होते हैं, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में अम्ल है, वायु की आर्द्रता है, वो क्या करती हैं, तत्वों से अभिक्रिया करके जो है एक हाइड्रोक्साइड या जो है जल योजन हो जाता है उन तत्वों में। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण आप लोगों को याद रखना होगा, जैसे लोहे में जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है, चांदी का काला हो जाना संक्षारण का उदाहरण है, पीतल का हरा हो जाना संक्षारण का उदाहरण है। इसके अलावा आपके कोर्स में एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब है कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं, वसीय भोज्य पदार्थ होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, खाने योग्य नहीं रह जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ऐसी क्रिया जो भोज्य पदार्थों को या वसीय पदार्थों को क्या कर देती है, खराब कर देती है, तो उसमें गंध आना शुरू हो जाती है, तो ये क्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। और जो है इससे बचने के लिए आप लोग मार्केट में जाते हैं, चिप्स खरीदते हैं, चिप्स आप खरीदते हैं तो उसमें 4 या 6 चिप्स के फलियां मिलती हैं, आलू के चिप्स, और उसमें चिप्स क्या होती है, पैकेट फुली हुई रहती है। तो वो आलू के चिप्स या फिर कोई भी नमकीन है, पैकेट में भरी हुई चीज़ें हैं, वो वायु से क्रिया करके खराब ना होने पाए, इस वजह से वहाँ पर नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। और ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी हुई होती है, तो वहाँ पर कौन सी गैस भरी हुई होती है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बहुत डिटेल मैंने चीज़ों को नहीं बताया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में बात की गई है। फिर से आप लोगों को एक बार बता देते हैं, यहाँ पर आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने सीखना है, इसके बाद आपको संयोजन अभिक्रिया पढ़नी है, वियोजन अभिक्रिया पढ़नी है, विस्थापन अभिक्रिया पढ़नी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़नी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़नी है, अपचयन अभिक्रिया पढ़नी है। इसके अलावा फिर आपको संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है, ये चीज़ें पढ़नी है। कुछ बच्चे जिनके पास साइड बुक होगी, जो साइड बुकों में पढ़ते हैं, वहाँ पर आप लोगों को उष्मा-क्षेपी अभिक्रिया भी पढ़नी होगी और उष्मा-शोषी अभिक्रिया भी पढ़नी होगी। तो आपको बता देते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जहाँ पर उष्मा क्या होती हैं, अवशोषित की जाती हैं, तो उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उष्मा-शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जहाँ पर उष्मा निकलती है उसे हम उष्मा-क्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। प्रकाशीय अभिक्रिया भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर जो आपको लिखवाया गया है, जो आपको पढ़ाया गया है, वो बोर्ड की प्रिपरेशन के हिसाब से पढ़ाया गया है। कम समय में आप लंबी तैयारी कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर आपके कैसे आ सकते हैं, तो इतना पढ़कर आप जाइए। पेपर यहीं से बनने वाला है, इससे बाहर से पेपर नहीं आने वाला है। अगर आपको मेरी ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप जो है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। शेयर करने के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इस वजह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। अगला चैप्टर आपका दूसरा होगा, इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण।